सभी का स्वागत है आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 19 जनवरी 2025 को जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी 55 पदों के लिए, उस प्रश्न पत्र का क्या स्तर था, क्या पैटर्न था, और उस पैटर्न से ही हम ये अनुमान लगा सकेंगे कि जो आगामी परीक्षाएं होंगी वो किस स्तर की होंगी और उनका क्या मतलब पैटर्न होगा। इस पैटर्न को समझने के लिए, उस स्तर को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जूनियर असिस्टेंट 55 पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों का प्रारूप कैसा था और उसका स्तर कैसा था। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आपने अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाकर के उस प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी जूनियर असिस्टेंट 5512 या फिर 3284 की तैयारी कर रहे हों, या फिर वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों, जो भी परीक्षा आप दे रहे हो यूपी ट्रिपल एस से संबंधित, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये ही आपके लिए एक दर्पण का कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो छात्र यूपी ट्रिपल एस की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत की गई इस बेस्ट प्रैक्टिस बुक को ले सकते हैं। प्रश्नों का प्रारूप आयोग स्तरीय है एवं विस्तृत व्याख्या के साथ है। यूपी ट्रिपल एस के परिवर्तित पाठ्यक्रम में यूपी जीके को शामिल किया गया है। उसके महत्व को समझते हुए चक्षु प्रकाशन ने यूपी जीके की पुस्तक प्रस्तुत की है। ये दोनों पुस्तकों का कॉम्बो पैक आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चक्षु प्रकाशन द्वारा अन्य परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, अब हम यूपी जीके और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने इस प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 56 प्रस्तुत है। और प्रश्न किस प्रकार से है? प्रश्न इस प्रकार से है कि हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। इस किसी भाई का भी ये प्रश्न है, उसने ये CFC लगाया है, जो कि गलत है। कार्बन फ्लोरोकार्बन जो होती है उससे आपका ओजोन छिद्र होता है, और इस कारण से ये तो नहीं होगा। और नाइट्रोजन तो मौजूद होती है, तो नाइट्रोजन नहीं होती है। नाइट्रोजन तो बहुत अधिक मात्रा में ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और मीथेन थोड़ी मात्रा में होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, लेकिन मीथेन ज़्यादा नहीं होगा। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या दिया हुआ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। आपके सामने उन्होंने 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये जो स्रोत हैं ये गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करते हैं, तो आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन है, और समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिशरण, उन्होंने ही ये लिखा था। और ये अब इलाहाबाद के किले में मौजूद है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। और कालिदास तो थे ही गुप्त समाज से संबंधित, गुप्त राज से संबंधित, तो गुप्त काल से संबंधित कालिदास थे, तो ये भी होगा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, बिल्कुल सही है। और राजशेखर का काव्य मीमांसा। तो इस प्रकार से आपके ये चारों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है कि एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनेमो के नाम से जाना जाता है, तो वो थे खाशाबा दादा साहेब जाधव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही, गुरुग्राम में स्थित है। इसका ऑप्शन डी होगा 60 का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या दिया हुआ है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल जी हाँ, राजस्थान में स्थित है। इस 61 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
तो देखते हैं क्या है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपको सम्मिलित करना है। देखिए कोकोस प्लेटें दे रखी हैं और आपको वो दे रखे हैं कॉन्टिनेंट। तो आपको मिलाना है कि ये कोकोस प्लेट जो है वो कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कोको प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है, ठीक है। और नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। अरेबियन प्लेट जो है, इसे नाम से मालूम पड़ रहा है अरेबियन, तो सऊदी अरब हो गया और सऊदी अरब का भूभाग, तो ये हो जाएगा ये वाला। और फिलीपीन प्लेट जो होगी, अब फिलीपीन से आप अंदाज लगा सकते हैं, तो ये एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है ये 63, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 7 बार वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए सिमुक इस वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, बिल्कुल सही है। इस वंश के 7वें राजा हला या हल जो बोलते हैं ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। तो साथियों जो हल थे राजा सिमुक वंश के, सातवाहन वंश के, इन्होंने बिल्कुल लिखी है गाथा सप्तशती, लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में है। यहीं पर एग्जामिनर ने घुमा दिया है और ये इस प्रकार से गलत हो गया और आपके 2 ही स्टेटमेंट ठीक होंगे। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 64 का। आइए चलते हैं 65 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एफेटांसिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। ये मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता है, ठीक है। इसे पहले 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था, ठीक है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन क्या है कि इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग के चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही पॉपुलर है और इसका जो है कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है साथियों। तो आपके क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। तो आप बताइए, आपने तो ज्योग्राफी काफ़ी पढ़ा होगा, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? समताप मंडल होगा कि ताप मंडल होगा कि वायुमंडल होगा या फिर मध्य मंडल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य मंडल, ठीक है साथियों। तो मध्य मंडल होगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है, जिसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए तवा जलाशय की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने वीडियो में, अगर देखा हो, कि तवा के मध्य में तो रोटी रखी जाती है, तो वो मध्य प्रदेश में। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देखें। तो हमने जीके ट्रिक के कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। अब आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका, नागानंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी लिखी है हर्ष ने, ठीक है, लिखी है? नहीं लिखी है, ये कादम्बरी नहीं लिखी है, ये रत्नावली लिखी गई है, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों तो रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की हैं, पर कादम्बरी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 69 के बाद हम चलते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है, क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, पॉलीप्लाइड या एन्यूप्लाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटीबॉडी, ठीक है,
एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर ये, हाँ जी 71 में क्या दिया हुआ है, ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई। ये दुबई में हुआ है ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसकी एक ट्रिक बताई थी कि गणित दिवस, देखो गणित में क्या होता है, 2 + 2 = 4 होता है, कभी भी 5 नहीं होगा। ठीक है, कहावत भी है इसके बारे में। तो 2 + 2 = 4, 5 का नहीं होगा। कहीं भी किसी भी दुनिया पढ़ लीजिए मैथ, आपको 2 + 2 = 4 ही मिलेगा। तो 2 और 2 से आपको आ जाएगा 22। ठीक है, 22 दिसंबर। तो इसको ये याद करने का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है वीडियो में। अगर आपने अभी तक ट्रिक नहीं देखी है, जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये दिवस वगैरह याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को होता है। 72। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है वहाँ पर ये हुआ था। 73। फटाफट करते हैं इन क्वेश्चनों को। 74 जी हाँ, देखिए चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? तो ये ओपन एआई के स्वामित्व में है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई के स्वामित्व में है। अगर आपने कभी चैट जीपीटी चलाया होगा तो आपको ज़रूर ये ओपन एआई देखने को मिलेगा। और चाहें तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए एनवीडिया जो है वो उससे संबंधित नहीं हो सकता, कि एनवीडिया जो है क्या करता है, एक तरह से चिप बनाता है, और ये नहीं होगा। ठीक है, और मेस्ट्रो क्यूए और एंथ्रोपिक तो एक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, इस तरीके के हैं। तो इसमें अगर आप गैस भी करते हैं तो ये निश्चित रूप से आप ओपन एआई लगा पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है कि गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में क्या दिया हुआ है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा वीएस वाकड़कर ने। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने। चलिए 76 हो गया। आइए चलते हैं, और ये रहा, जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा। जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा। क्वेश्चन नंबर 77 का ए होगा राइट आंसर। चलिए 77 के बाद आते हैं हम 78 पे। देखिए UNCED का मतलब है क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, या फिर आप देखिएगा इनमें से आप ऑप्शन देख के बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो आप ये देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे तो ठीक से आसानी से लगेगा। जी हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। अब देखो इकोलॉजी है यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। एनवायरनमेंट कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बी में। ठीक है, और कहीं नहीं दिया हुआ है। डिग्रेडेशन तो नहीं हो सकता, डिग्रेडेशन ये डी कट गया। ठीक है, इकोनॉमिक कट गया। ठीक है, ये होगा आपका बी। ठीक है, तो जहाँ पर एनवायरनमेंट दिखाई दे जाए तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। एक ई की जगह इकोनॉमिक कर दिया है, ई की जगह एनवायरनमेंट कर दिया है, एक जगह इकोलॉजी कर दिया है, और यहाँ एक जगह एनवायरनमेंट किया है पर डी के संग खेल कर दिया उसने डिग्रेडेशन। तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है, ये आपको याद ही होगा वैसे तो। और 79 को देख लेते हैं ज़रा। जी हाँ, ठीक है। प्रभुत्व के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, गुण धर्मों को असत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें कारक कहते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। चलिए, और जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनकी एक असमान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे पर हावी रहता है।
ठीक है, सही बात है। तो इस प्रकार से ये तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी और ऑप्शन ठीक इसका सी राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी करेंगे इन प्रश्नों को और एक सही निगाह से ज़रूर देखना आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे बहुत जोर दे रहा हूँ कि एक बार इस प्रश्न पत्र को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको एक थोड़े से मार्गदर्शन हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी करने का एक तरीका मालूम पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है, ये तो राइट है। फिर हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है गलत। ओके, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, तो ठीक है, ये भी सही है। संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है, ये बात भी सही है। आइए देखते हैं ऑप्शन डी, चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, यहीं पे घुमा दिया। और जिस किसी भी का भी प्रश्न है उसने ठीक से पॉलिटी नहीं पढ़ा होगा, तभी वो इसी से गलत कर पाया है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है या अधिकतम 65 वर्ष, इनमें से कोई भी जो अधिकतम होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसको तुरंत ही पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब पेंशन मतलब थोड़ा सा उनको कार्यकाल से मुक्ति मिल जाएगी। तो या तो 6 वर्ष होगा समय या फिर उसकी अधिकतम आयु 65 होगी। ओके, तो इस तरीके से चलता है। तो भाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। और ये चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में क्या दिया हुआ है कि उत्पादों को उनकी मुख्य महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता, ठीक है, और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो भाई देखो, गुणवत्ता और आकार के आधार पर उनको वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उत्पादों को, उसे कहते हैं हम ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग, ना कि पैकेजिंग और लेबलिंग। ग्रेडिंग होती है कि भी इस ग्रेड का है, ये इस ग्रेड का है। जैसे कि हम देखते हैं कि चावल, गेहूँ और भी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम ग्रेडिंग के आधार पर उसको अलग कर देते हैं, मतलब उसको गुणवत्ता और आकार के आधार पर ग्रेडिंग दे देते हैं एक तरीके से। तो इसका ऑप्शन सी होगा 81 का। और क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है 82 देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है। तो भाई बहुत आसान है, रामपुर। ज़्यादा समय नहीं लेना है इस पेपर में, तुरंत तुरंत हमको फटाफट करने हैं। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। तो वो है भैया ऑप्शन बी है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे बोलते हैं SLR। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर को लोन देने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का एक रेशो रखते हैं, जिसको हम SLR बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई बहुत ईजी है, लखीमपुर खीरी है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME का पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो भाई ये तो भाई जहाँ तक है एक जिला एक उत्पाद ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 85 का क्या राइट आंसर होगा, एक जिला एक उत्पाद। और देखिए इस पर सरकार ने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जोर भी दिया था। ठीक है, जैसे एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपने इसको कम से कम उसमें करंट अफेयर्स में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं जरा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा निवेशक को सीधे बेची जाती हैं, ये तो गलत लग रहा है। कौन सा कथन गलत है, ये तो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीदी होती है, वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता है, ये भी सही है। कीमतें कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती हैं, ये भी बात सही है।
इसका ऑप्शन डी होगा कि एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है। ठीक है, तो प्राथमिक बाजार जो है उसका कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी 6 आंसर होगा, जो कि गलत है। 86 हो गया हमारा, और 87 कहाँ है हमारा? 87 ये रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो भाई वो भाई बताने वाली बात नहीं है, शामली है। अगर आपने यूपी का मैप देखा होगा तो आप देखेंगे कि इस तरह का मैप है, तो ये शामली जो है थोड़ा वेस्ट साइड में दिखाई देगा आपको, ये शामली है। ठीक है, ऊपर सहारनपुर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शामली होगा। और क्वेश्चन नंबर 88, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। तो देखिए, छठी शताब्दी में आपने पढ़े होंगे ये राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो देखिए, मगध का गिरिब्रज ठीक है, बस्त का कौशाम्बी, काशी का मथुरा अलग दिखाई दे रहा है, सुरसेन है। ठीक है, मथुरा का सुरसेन होगा, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, बस्त का कौशाम्बी है, बस ऑप्शन डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 गलत लिख गया है, माता टीला नहीं होगा, माता टीला है। उत्तर प्रदेश का माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भाई ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, यहाँ सही लिखा हुआ है। हमेशा एक बार इंग्लिश का जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इंग्लिश का ही माना जाता है। तो इसका माता टीला है, और माता टीला जो है वो बेतवा। 89 हो गए हमारे, और ये चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। जी हाँ साथियों, तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई इसका आंसर तो होगा लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर लखनऊ होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में GI का दर्जा दिया गया है? तो अमरोहा, ढोलक, मैनपुरी, तरकसी, संभल, हॉर्न क्राफ्ट। तो इसका ऑप्शन सभी सारी ऑप्शन ठीक है इसके। 91 हो गया हमारा, और अब हम देखेंगे 92। तो भाई 92 में क्या है? 92 में क्या है कि कछुआ वन जीवन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, ये देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन जीवन अभ्यारण्य था। ठीक है, कछुआ को आधे जले हुए मानव समूह को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ये सब बातें सही हैं, और इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए 92 हो गया। 93 इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय बाजारों के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, और लेन देन की लागत को कम करना। तो भाई इसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन, आप इसे एक बार ढंग से इसको पढ़ लीजिए, और फिर आप सेंस लगा के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चारों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सही लगाया है जिसने भी लगाया है, ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या है कि आप वित्तीय बाजारों का जो कार्य है वो क्या है? सेविंग जुटाना है। ठीक है, सही बात है। मूल्य खोज को और उसे फैसिलिटी बनाना है, और जो आपकी वित्तीय परिसंपत्तियों को लिक्विडिटी देना भी होता है। ठीक है, और लेन देन की लागत को कम करना भी होता है। तो ये चारों बातें सही हैं, और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के भी कई सारे क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में देखे जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, आपने अगर शेयर मार्केट पर देखा होगा तो आप ये जो शब्द हैं ये जरूर देखे होंगे, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और ट्रेड बिल। ठीक है, तो इसमें से पूछा ये है कि उपयुक्त में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, मनी मार्केट और सिक्योरिटीज हैं।
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा चारों ही हैं, ऑप्शन डी 94 95। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष स्थापित किया गया था। तो भाई इसको बताइए कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भाई इसका राइट आंसर होगा 1875 में। ठीक है, क्या होगा? 1875 में, ना कि 1872 में। तो जिसने लगाया है वो गलत लगा दिया है। हालांकि ये एक प्रश्न थोड़ा सा आ भी चुका है एक बार, 1875। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं जरा इसको। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया हुआ है कि दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण। ठीक है, सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में बता रहे हैं कि आपने शायद शेयर मार्केट में सुना हो कि दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण। ठीक है, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण। म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी होते हैं वो निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, तो ये सेबी के काम है कि उनको पंजीकरण कराए। चलिए, कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन और अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर इसका ठीक होगा। तो भाई इसका जो आंसर होगा, अगर आप तुक्का भी लगाते तो चारों ही लगाते हैं, वो बिल्कुल चारों ही। अभी तक जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ज़्यादातर जो है सभी को सही माना गया है। तो इस प्रकार से देखिए 96 का डी है। अगर आप तुक्का भी लगाते तो सही लगाते, और ये चारों ही कार्य जो हैं वो सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में सही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 तो हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, 97 में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये है बनारस। ठीक है, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 97 आपका हो चुका है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 2004 में। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में। सही है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये भी सही है, चंदौली को कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने 56 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने हिंदी के 30 प्रश्न करे हैं, तो 55 45 प्लस 30 आप लगा लीजिए, इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और रीजनिंग वगैरह के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको समय पर इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।